की आपका टॉपिक है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ बिटर गार्ड यानी कि करेले की वैज्ञानिक खेती। ठीक है, यानी इसको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ बिटर गार्ड या हिंदी में लिखते हैं करेला की वैज्ञानिक खेती उत्पादन प्रौद्योगिकी। हाँ, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खीरा कल आपका कंप्लीट हो गया था और आज आप लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ बिटर गार्ड। इसमें मतलब साइंटिफिक नेम होता है मोमोडिका। हिंदी होती है कुकुरबिटेसी। क्रोमोसोम नंबर होते हैं 22। वनस्पति नाम होता है मोमोडिका कुल होता है कुकुरबिटेसी और गुणसूत्र की संख्या होती है 22 यानी कि 22। is equals to 22। साइंटिफिक ने मोमोडी का चयन किया, फैमिली कुकुरबिटेसी, क्रोमोसोम नंबर 2 बराबर 22। ये लिखने करेला की वैज्ञानिक खेती या करेला की उत्पादन प्रौद्योगिकी। इसमें लिखो बेल वर्गीय सब्जियों में बेल वर्गीय मतलब करेले की क्या होती है, बेल होती है ना। बेल वर्गीय सब्जियों में करेला का प्रमुख स्थान है। बेल वर्गीय सब्जियों में करेला का प्रमुख स्थान है। करेला की खेती भारत की लगभग सभी प्रांतों में की जाती है। करेला की खेती भारत की लगभग सभी प्रांतों में की जाती है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु करेला उत्पादन के प्रमुख प्रांत हैं। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु करेला उत्पादन के प्रमुख प्रांत हैं।
उत्पादन के प्रमुख प्रांत हैं। इसकी जंगली प्रजातियां आज भी हमारे देश में इसकी जंगली प्रजातियां आज भी हमारे देश में उगती हुई पाई जाती हैं। इसकी जंगली प्रजातियां आज भी हमारे देश में उगती हुई पाई जाती हैं। इसके फलों का उपयोग रेशेदार कौमा भरवा या रेशेदार कौमा भरवा या तली हुई सब्जी के रूप में होता है। बनाते ना भरवा ही तले के सब्जी के रूप में होता है। करेला की विदेशों में भारी मांग है। करेला की विदेशों में भारी मांग है। अतः प्रतिवर्ष भारत से इसका निर्यात किया जाता है। इसका निर्यात किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। करेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं औषधीय सब्जी है। करेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं औषधीय सब्जी है। औषधि मतलब मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, दवाई से संबंधित होती है। औषधीय सब्जी है। इसमें मोमोर्सिडे नामक रसायन पाया जाता है। इसमें मोमोर्सिडे को अंडरलाइन करें। इसमें मोमोर्सिडे नामक रसायन पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद कड़वा होता है। इसमें मोमोर्सिडे नामक रसायन पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद कड़वा होता है। इस रसायन की उपस्थिति के कारण मधुमेह नामक रोग के उपचार में इसका उपयोग
इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है, प्रचुर मात्रा में किया जाता है, प्रचुर मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, इतिहास एवं उत्पत्ति। इतिहास एवं उत्पत्ति, हिस्ट्री एंड ओरिजिन, हिस्ट्री एंड ओरिजिन, HISTORY हिस्ट्री, ORIGIN ओरिजिन। इसमें लिखेंगे आप करेला का जन्म स्थान, करेला का जन्म स्थान, करेला का जन्म स्थान प्राचीन विश्व के उष्ण क्षेत्र माने जाते हैं, प्राचीन विश्व के उष्ण क्षेत्र माने जाते हैं, वहां से इसका वितरण, वहां से इसका वितरण चीन, मलाया, चीन, मलाया, मलाया और उपोष्णीय अफ्रीका में हुआ, और उपोष्णीय अफ्रीका में हुआ, उपोष्णीय अफ्रीका में हुआ। नेक्स्ट देखो जलवायु, जलवायु करेला क्या है, गर्म जलवायु की सब्जी होती है, और इसमें जब ठंडक पड़ती है तो इसकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, और इसमें समय समय पर कीट निकल आते हैं। ज़्यादा पानी गिरता है तो क्या होता है, कीटों का प्रकोप हो जाता है। इसमें देखो आप, करेला के सफल उत्पादन हेतु, करेला के सफल उत्पादन हेतु करेला के सफल उत्पादन हेतु गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है। करेला पाला सहन करने में, करेला पाला सहन करने में असमर्थ होता है, सहन करने में असमर्थ होता है, और विशेष ठंडक में भी, करेला पाला सहन करने में असमर्थ होता है, मतलब ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो क्या होता है, उसको झेल नहीं पाता। ठीक है, करेला पाला सहन करने में असमर्थ होता है, और विशेष ठंडक में भी, और विशेष ठंडक में भी विकास एवं बढ़वार रुक जाती है, और विशेष ठंडक में भी विकास एवं बढ़वार रुक जाती है।
लिख जाती है। अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, कोमा, आर्द्रता, आर्द्रता एवं बादल रहने से, अधिक वर्षा, कोमा, आर्द्रता एवं बादल रहने से कीट एवं रोग के, अधिक वर्षा, कोमा, आर्द्रता एवं बादल रहने से कीट एवं रोग के प्रसारण में वृद्धि होती है। प्रसारण मतलब फैलाव। इसलिए क्या होता है, बारिश का टाइम आता है तो क्या होता है, कीट और रोग क्या होता है, बढ़ने की कगार पर है। प्रसारण में वृद्धि होती है। करेगा, कोमा, प्रकाश एवं तापमान की, करेगा प्रकाश एवं तापमान के, करेगा प्रकाश एवं तापमान की, प्रकाश में लाइट, तापमान पर टेम्परेचर, करेगा प्रकाश एवं तापमान की उतार चढ़ाव से, उतार चढ़ाव से अत्यंत प्रभावित होता है, अत्यंत प्रभावित होता है। प्रकाश एवं तापमान की प्रचुरता, प्रकाश एवं तापमान की प्रचुरता, प्रकाश एवं तापमान की प्रचुरता, प्रचुरता और लंबे प्रकाश काल में, लंबे प्रकाश काल में नर फूल अधिक आते हैं, नर फूल अधिक आते हैं, नर फूल, मेल फ्लावर्स, नर फूल, नर फूल अधिक आते हैं और मादा फूल की संख्या बहुत कम हो जाती है। करेला को सभी प्रकार की मृदाओं में, करेला को सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, उगाया जा सकता है। करेला को सभी प्रकार की मृदाओं में, मतलब मिट्टी, समझो सॉइल, मृदाओं में उगाया जा सकता है, कोमा, फिर भी उचित जल निकास, उचित जल निकास, कोमा, दोमट एवं रेतीली दोमट भूमि, दोमट एवं रेतीली दोमट भूमि, दोनों में से भी दोमट एवं रेतीली दोमट भूमि, दोमट एवं रेतीली दोमट, रेतीली दोमट भूमि उपयुक्त होती है, मिट्टी में जैविक पदार्थ, मिट्टी में जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी में जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। मिट्टी में जैविक पदार्थ
प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, होना चाहिए। अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक अम्लीय, अम्लीय मतलब एसिडिक, अत्यधिक अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टी में, अत्यधिक अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टी में, क्षारीय मिट्टी में पौधे भली भांति नहीं पनपते हैं, नहीं पनपते हैं। मिट्टी में पौधे भली भांति नहीं पनपते हैं, मिट्टी में पौधे भली भांति नहीं पनपते हैं, पनपते हैं। भूमि का पीएच मान, भूमि का पीएच मान 6.5 डैश 7.0 उनकी 6.5 से 7 होना चाहिए। भूमि का पीएच मान 6.5 डैश 7.0 होना चाहिए। लंबी अवधि तक, लंबी अवधि तक, लंबी अवधि तक गर्म मौसम, लंबी अवधि तक गर्म मौसम, गर्म मौसम 30 डिग्री डैश 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, अनुकूलतम होता है, अनुकूलतम होता है। अनुकूलतम होता है तो जबकि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान, कम तापमान में बीजों का अंकुरण नहीं होता है। तापमान में बीजों का अंकुरण नहीं होता है। यदि तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, यदि तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो उस स्थिति में नर फूल अधिक बनते हैं, तो उस स्थिति में नर फूल अधिक बनते हैं और फसल विषाणु रोग से ग्रस्त हो जाती है, और फसल विषाणु रोग से ग्रस्त हो जाती है। और फसल विषाणु रोग से ग्रस्त हो जाती है। इसमें अंदर दूसरा जो मौसमी इसमें होती है दूसरा जो मौसमी, दूसरी होती है दूसरा विशेष, दूसरा विशेष 370 COA
किया, हल्का हरे, हल्का हरे आदि, हल्का हरे आदि, हल्का हरे आदि, ये किसमें होती है? अब नेक्स्ट पैटर्न देखो, खेत की तैयारी, 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 खेत की प्रथम जुताई, खेत की प्रथम जुताई, खेत की प्रथम जुताई, मिट्टी पलटने वाले, खेत की प्रथम जुताई, मिट्टी पलटने वाले, हल से करें और उसके उपरांत खेत की प्रथम जुताई, मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके उपरांत दो से तीन जुताइयाँ और उसके उपरांत 2 से 3 जुताइयाँ कल्टीवेटर या हैरो से करें, जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करें, कल्टीवेटर या हैरो से करें और प्रत्येक जुताई के उपरांत प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं, पाटा प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं। का पाटा क्या होता है? गाँव में देखा लकड़ी का लंबा गाँव में खेत में पड़े रहते जुताई करते थे तो पाटा लगाने से क्या होता है? खेत समतल हो जाता है। प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी एवं समतल हो जाए, ताकि मिट्टी भुरभुरी एवं समतल हो जाए। मिट्टी भुरभुरी एवं समतल हो जाए। नेक्स्ट है देखो खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक करेला में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा, करेला में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा जलवायु एवं मृदा किस्म से, करेला में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा जलवायु एवं मृदा किस्म से प्रभावित होती है, मृदा किस्म से प्रभावित होती है। मृदा जांच के उपरांत
यानी मृदा जांच क्या होती है, सोइल टेस्टिंग कराते हैं, मृदा सोइल नमूने ले जाते हैं, मृदा प्रयोगशाला में जांच कराते हैं। मृदा जांच किलोग्राम, मृदा जांच किलोग्राम, खाद एवं उर्वरकों का उपयोग, मृदा जांच किलोग्राम, खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर पैमाने के अनुसार, प्रति हेक्टेयर पैमाने के अनुसार खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता, प्रति हेक्टेयर पैमाने के अनुसार खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। गोबर की खाद डैश 20 से 25 टन, गोबर की खाद ब्रैकेट में FY में, गोबर की खाद तो डैश लगाना शामिल है 20 से, हाँ जैसे इसमें हो गया गोबर की खाद ब्रैकेट में FY है, डैश लगाना 20 से 25 टन, मतलब प्रति हेक्टेयर के पैमाने के अनुसार। नीचे लाइन से लिखो नाइट्रोजन डैश 20 किलोग्राम, नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम, पोटाश 30 किलोग्राम, पोटाश 30 किलोग्राम, पोटाश फास्फोरस 30, पोटाश 30। गोबर की खाद को प्रथम जुलाई से जून, गोबर की खाद को प्रथम जुलाई से जून खेत में समान रूप से, गोबर की खाद को प्रथम जुलाई से जून खेत में समान रूप से बिखेरना चाहिए। गोबर की खाद को प्रथम जुलाई से जून खेत में समान रूप से बिखेरना चाहिए, समान रूप से बिखेरना चाहिए, हाँ बिखेरना, समान रूप से बिखेरना चाहिए। फास्फोरस पोटाश, फास्फोरस पोटाश और नाइट्रोजन की आधी मात्रा का मिश्रण, फास्फोरस पोटाश और नाइट्रोजन की आधी मात्रा का मिश्रण बनाकर, नाइट्रोजन की आधी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय डालें। बनाकर अंतिम जुताई के समय डालें, अंतिम जुताई के समय डालें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को, नाइट्रोजन की शेष मात्रा को नाइट्रोजन की शेष मात्रा को नाइट्रोजन की शेष मात्रा को गलत होने के समय
फलक बोने के समय यानी कि उसकी फ्रूटिंग आती है, तो फलक बोने के समय रिविजन के रूप में डालें, तो ऊपर से डालते हैं रिविजन ब्रैकेट में लिखते हैं टॉप ड्रेसिंग रिविजन के रूप में डालें। नेक्स्ट रिपोर्ट बोने का समय हेडिंग है बोने का समय यानी टाइम ऑफ सोइंग। बोने का समय इसमें देखो करेला की बुआई का समय, इस बात पर निर्भर करता है कि करेला की बुआई का समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कहाँ पर उगाया जा रहा है, दक्षिण भारत में जून जुलाई और दिसंबर जनवरी, दक्षिण भारत में जून जुलाई और दिसंबर जनवरी, दक्षिण भारत में जून जुलाई और दिसंबर जनवरी, जबकि उत्तर भारत में जनवरी फरवरी में उगाया जाता है। जबकि उत्तर भारत में जनवरी फरवरी में उगाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से जून में उगाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से जून में उगाया जाता है। मार्च से जून में उगाया जाता है। और राजस्थान में जून जुलाई में उगाया जाता है। और राजस्थान में जून जुलाई में उगाया जाता है। राजस्थान में जून जुलाई में उगाया जाता है। राजस्थान में जून जुलाई में उगाया जाता है। नेक्स्ट देखो बीज की मात्रा हेडिंग, बीज की मात्रा अंदर सीड रेट, बीज की मात्रा इसमें देखिए आप करेला के बीज की मात्रा, करेला के बीज की मात्रा करेला के बीज की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है, करेला के बीज की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे उगाया जा रहा है, कि उसे कैसे उगाया जा रहा है। इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे उगाया जा रहा है।
यदि 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 इसकी पौध तैयार करके उगाई जा रही है, यदि इसकी नहीं करेगी, यदि इसकी पौध तैयार करके उगाई जा रही है, उगाई जा रही है, यदि इसकी पौध तैयार करके उगाई जा रही है, तो बीज दर तो बीज दर 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहेगा। परंतु जब अगर सीधी बुआई की जाए, सीधी बुआई को समझते हो ना, डायरेक्ट मैदान में डालना, ठीक है। परंतु जब अगर सीधे बुआई की जाए, तो बीज दर 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर, बीज दर 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर उचित रहता है। नेक्स्ट है बुआई की विधि। बुआई की विधि मेथड ऑफ सोइंग। देखो आप, करेले की बुआई दो प्रकार से की जा सकती है। फर्स्ट देखो, समतल भूमि में बुआई। समतल भूमि में बुआई, समतल भूमि में बुआई। समतल भूमि में बुआई। दूसरी देखो, नालियों में बुआई। नेक्स्ट हेडिंग देखो, सिंचाई एवं जल निकास। सिंचाई एवं जल निकास। सिंचाई एवं जल निकास। सिंचाई क्या होगा? सिंचाई एवं जल विकास, यानी कि इरिगेशन एंड वाटर ड्रेनेज। सिंचाई एवं जल विकास। सिंचाई एवं जल विकास। देखो आप, करेला की सिंचाई, जलवायु, भूमि की किस्म। करेला की सिंचाई, जलवायु, भूमि की किस्म, उगाने का समय, भूमि की किस्म, किस प्रकार की मिट्टी है, अलग अलग मिट्टी का अलग अलग मिट्टी है ना, लाल, काली, रेतीली। भूमि की किस्म, उगाने का समय,
आदि पर निर्भर करती हैं। आदि पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ग्रीष्मकालीन फसल में, ग्रीष्मकालीन फसल में, ग्रीष्मकालीन फसल में खरीफ फसल की तुलना में ग्रीष्मकालीन फसल में यानी गर्मी की फसल होती है। ग्रीष्मकालीन फसल में खरीफ फसल की तुलना में अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तुलना में अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार रेतीली भूमि की तुलना में रेतीली भूमि की तुलना में चिकनी भूमि में कम सिंचाइयों की, चिकनी भूमि में कम सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार रेतीली भूमि की तुलना में चिकनी भूमि में कम सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कम सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यदि वर्षा ऋतु में, यदि वर्षा ऋतु में, यदि वर्षा ऋतु में, यदि वर्षा ऋतु में फसल में पानी खड़ा हो जाए, यदि वर्षा ऋतु में फसल में पानी खड़ा हो जाए यानी जम जाए, खड़ा हो जाए, तो उसे तुरंत निकालने की, खड़ा हो जाए तो उसे तुरंत निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। अन्यथा फसल व्यवस्था करनी चाहिए। यदि वर्षा ऋतु में फसल में पानी खड़ा हो जाए तो उसे तुरंत निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा फसल पीली पड़कर मर जाती है। फसल पीली पड़कर मर जाती है। नेक्स्ट श्रेणी को खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण हेतु, खरपतवार नियंत्रण हेतु, खरपतवार नियंत्रण हेतु, खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवारनाशी का उपयोग किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवारनाशी का उपयोग किया जा सकता है। अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पूर्व ब्यूटाक्लोर, अंकुरण से पूर्व
ब्यूटाक्लोर की 2 किलोग्राम सक्रिय अवयव का 2 किलोग्राम सक्रिय अवयव का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट देखो कीट नियंत्रण मतलब इंसेक्ट मैनेजमेंट। कौन कौन सी कीट करती है और क्या नियंत्रण करता है? कीट नियंत्रण इसमें देखो कह रहा है कि देखो फल की मक्खी फ्रूट फ्लाई तो देखो आप इसका आकार घरेलू मक्खी की तरह होता है। इसका आकार मक्खी की तरह होता है। यह फलों में छिद्र करके प्रवेश कर जाती है। ये फलों में छिद्र करके प्रवेश कर जाती है और फल को नुकसान पहुंचाती है और फल को नुकसान पहुंचाती है। जिससे फल सड़ जाते हैं या विकृत हो जाते हैं विकृत हो जाते हैं। विकृत मतलब किसी पे कीट लग गया, कुछ भाग में लगे, कोई कीड़े वगैरह कभी खराब हो गए, कोई समस्या लग गया, मतलब डिस्टॉर्टेड हो गया, तो विकृत हो जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण में हमें कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इस कीट के नियंत्रण में हमें कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखो दूसरा की एपिलेक्ना बीटल इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों पर आक्रमण करते हैं।
हरे भाग को खा जाते हैं और ये पत्तियों के बीच हरे भाग को खा जाते हैं और इसे फीते के रूप में बना देते हैं और इसे फीते के रूप में बना देते हैं इस कीट की रोकथाम हेतु मेलाथियन के 0.2% धूल का छिड़काव मेलाथियन के 0.2% धूल का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट देखो रोग नियंत्रण मतलब डिजीज मैनेजमेंट पहला रूप आप चूरनी फफूंदी यह रोग फफूंदी के द्वारा होता है। यह रोग फफूंदी के द्वारा होता है। यह रोग फफूंदी के द्वारा होता है। इसमें पुरानी पत्तियों की निचली सतह पर सफेद धब्बे उभर आते हैं। इसमें पुरानी पत्तियों की निचली सतह पर सफेद धब्बे उभर आते हैं। धीरे धीरे इन धब्बों की संख्या एवं आकार में वृद्धि हो जाती है। और बाद में पत्तियों के दोनों ओर चूर्णी वृद्धि दिखाई देने लगती है। यानी कि क्या होता है, धब्बे पड़ जाते हैं, बाद में चलके बड़े हो जाते हैं। क्या होता है, पाउडर की पूरी पत्तियों पर दिखाई देने लगती है। चूर्णी वृद्धि दिखाई देने लगती है। और इस रोग के नियंत्रण के लिए
2 kg ईंधन के लिए 0.3% केराटिन 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 का साप्ताहिक छिड़काव करना चाहिए। केराटिन का साप्ताहिक छिड़काव करना चाहिए। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार केराटिन का साप्ताहिक छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट स्टडी देखो, फलों की तुड़ाई। फलों की तुड़ाई फलों की तुड़ाई इसमें लिखेंगे आमतौर पर करेली की तुड़ाई बोने के 60 से 70 दिन बाद करनी चाहिए। आमतौर पर करेली की तुड़ाई बोने के 60 से 70 दिन बाद करनी चाहिए। अन्यथा फल पककर पीले रंग के हो जाते हैं। आमतौर पर करेली की तुड़ाई बोने के 60 से 70 दिन बाद करनी चाहिए। अन्यथा फल पककर पीले रंग के हो जाते हैं। जिनका कोई बाजारी मूल्य नहीं होता। जिनका कोई बाजारी मूल्य नहीं होता करेले के फलों की तुड़ाई 3 दिन के अंतराल से करनी चाहिए। करेले के फलों की तुड़ाई 3 दिन के अंतराल से करनी चाहिए। करेले के फलों की तुड़ाई 3 दिन के अंतराल से करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टडी देखो, उपज मतलब उपज प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल से 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल से 100 से 150 क्विंटल उपज ली जा सकती है। प्रति हेक्टेयर 100 से क्षेत्रफल से 100 से 150 क्विंटल उपज ली जा सकती है। ये था आपका करेले की पूरी वैज्ञानिक